सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय, ध्रुव ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ध्रुव होते क्या है ना। सो ध्रुव का मतलब यह है कि शक्ति का केंद्रीकरण। सो बेसिकली दो ध्रुवीयता मतलब जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि अभी धरती के दो ध्रुव थे, है ना। दो ध्रुव इन द सेंस ये कि एक हमारा सोवियत संघ है, दूसरा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि एक वर्षा है और दूसरा नाटो है, ठीक है। तो ये दो ध्रुव थे जहां से शक्तियां जो है वो इधर से उधर हो रही थी। शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन इन्हीं दोनों के पास था, है ना। सो ये था। और ये दो ध्रुवीयता का जो अंत होता है वो कैसे होता है, अगर आप इसकी बात करें कैसे होता है, तो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है ना। सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है ना, तो दो ध्रुवीयता का जो होता है वो अंत हो जाता है। कैसे? क्योंकि अब एक ही ध्रुव बचता है और वो ध्रुव होता है हमारा अमेरिका, है ना। तो हमारा अमेरिका जो है वो हमारा एक सिंगल और सिंगल ध्रुव बचता है पूरी धरती का, यानी कि पूरी के पूरे सभी कंट्रीज का, और इसी को कहा जाता है ध्रुव ध्रुवीयता का अंत। तो शीत युद्ध की सबसे ये अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो ये एक दीवार होती है जर्मनी के बीचों बीच, जो मैंने आपको बताया था बर्लिन के अंदर। उस दीवार को गिरा दिया जाता है 1989 में, ठीक है। 1989 में उस दीवार को गिरा दिया जाता है। और गिराता कौन है? जनता, यानी कि जनता के बीच में अब यह आ चुका है कि नहीं भैया, हम तो एक साथ रहेंगे और हम इन महाशक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, है ना। और इसके बाद क्या होता है कि ये परिणति थी बेसिकली। सो वो 1989 के आसपास ये दीवार इसलिए गिरी क्योंकि सोवियत संघ जो है हमारा वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो अब इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अब जर्मनी को कंट्रोल में नहीं रख सकता, और जिसके कारण उस दीवार को गिरा दिया गया और जर्मनी का जो है वो एकीकरण हो गया, है ना। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1989 में। इस बात को हम याद रख सकते हैं, और ये कई बार क्वेश्चंस के अंदर आता भी है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि सोवियत संघ खेमे के अंदर, अब सोवियत संघ खत्म हो चुका है, तो उस खेमे के अंदर जितने भी देश हैं वो एक एक करके खुद को साम्यवादी शासन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि उनके देश, उनकी जो जनता है वो प्रदर्शन कर रही होती है। तो ये होता है। ये अगर हम देखें, अगर इसको आप मैप को देख पा रहे होंगे, तो ये दोनों ही जर्मनी है, ये भी जर्मनी है और ये भी जर्मनी है। और इसके बीच में ये जो दीवार आप देख पा रहे होंगे, ये वाली दीवार, ये बर्लिन की दीवार है। यानी बर्लिन एक शहर है जिसके बीचों बीच ये दीवार खड़ी कर दी गई। अगर आप ये देखें तो हाईवे इधर जा रहा है, इधर भी हाईवे है और बीच में दीवार है। तो लोग इसमें छेद करने लग जाते हैं और फिर इसे गिरा देते हैं। तो तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार होती है, अगर आप यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं तो 150 किलोमीटर लंबी दीवार को लोग खुद ही तोड़ देते हैं। और इसे कब तोड़ते हैं? यह है 9 नवंबर 1989। 1989 याद रखिएगा, इस ये ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर आता है। और जब इस तरीके से लाइक ये दीवार गिराई जा रही थी तो सोवियत संघ बिल्कुल चुपचाप रहा। और ऐसा इसलिए था कि ये जनता कर रही थी, है ना। इसमें किसी और का हाथ नहीं था, कोई देश नहीं था, बल्कि जनता ही इस दीवार को गिरा रही थी। अब हम ये देखते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सो बेसिकली 1917 के अंदर जो है समाजवादी क्रांति हुई थी, इसे ये रूस के अंदर, है ना। और फिर ये समाजवाद की व्यवस्था उसके अंदर लागू हुई। इस व्यवस्था के अंदर क्या कहा गया कि लाइक जो खेत होंगे वो सबके होंगे, है ना। समाज, सोसाइटी जो है वो उसमें मेन लाइक वो निभाएगी, रूप निभाएगी, और व्यक्ति का कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो व्यवस्था है ये पूंजीवादी की विरोधी व्यवस्था है ना। जहाँ पे सब कुछ समाज का है, यानी खेत में अगर किसान फल उपजा रहा है, सब्जियां उपजा रहा है, वो सबके लिए है। डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है तो वो भी सबके लिए है। और इस तरीके से हर चीज के ऊपर हमारी जो है सरकार, हमारी जो है गवर्नमेंट, उसका हक है ना। तो वहां पे किसी का पर्सनली कुछ भी नहीं है। सबके सब मिलके खाना बना रहे हैं, सबके सब मिलके खाना खा रहे हैं, कह सकते हैं। इस तरीके से कुछ व्यवस्था थी जहां पर कोई भूखा ना मरे, अगर इसके सिद्धांतों की बात करें तो। ये इस बेसिस के साथ इसके अंदर आई थी, अस्तित्व के अंदर आई थी। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि लाइक पूर्वी यूरोप के सारे देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। और सोवियत संघ के अंकुश में इसलिए आ गए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इतिहास को कुरेदेंगे तो आपको पता होगा कि लाइक जर्मनी के अंदर अलग अलग तरीके के जो हमारे शासक थे, जैसे हिटलर था, है ना, मुसोलिनी था। तो इन सब की चंगुल से धीरे धीरे करके सोवियत सेना ने इनको फांसीवादी ताकत कहा गया है बेसिकली। तो सोवियत सेना ने इनको आजाद कराया। और आजाद करने के बाद क्या हुआ कि ये सोवियत संघ के पीछे लगते चले गए, है ना, इन सोवियत संघ की व्यवस्था को मानने लग गए।
तो ये जो हमारा प्यारा है वो यही कहता है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो दो ही शक्तियां उभरी, जो भी आपको भी पता है, एक हमारा अमेरिका है और दूसरा जो है वो सोवियत संघ है। तो सोवियत संघ और अमेरिका को छोड़ दें तो मतलब यही दो व्यवस्थाएं थी जो विश्व में सबसे ज्यादा विकसित थी, अगर हम इस लाइन पे गौर करें तो, है ना। तो सोवियत संघ के पास संचार की प्रणाली बहुत उन्नत थी, विशाल ऊर्जा संसाधन था, लोहा था, तेल था, खनिज था, इस्पात था और मशीनरी उत्पाद थे, दूर दराज आने जाने के लिए साधन थे। और ये सब मिलकर सोवियत संघ को एक बहुत मजबूत शक्ति बनाती है ना। उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत था। मतलब आप एक चीज देखिए कि वहां पे सारी चीजें बन रही है। जब एक व्यवस्था दुनिया में अव्वल होती है तो वहां पे एक ही चीज का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि एक एक करके सारी चीज बहुत ही अच्छी बनती है ना। तो सब कुछ गुणवत्ता का था और पश्चिमी देशों के स्तर से बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में उनके पास काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। लेकिन क्या हुआ कि सोवियत संघ की प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही इन द सेंस वो, जैसे आप अगर इंडिया की बात करें तो हमारी पुलिस है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे टीचर्स हैं, इनका शिकंजा धीरे धीरे कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई। यानी जिनको सत्ता का सुख मिला वो उस सुख को छोड़ना नहीं चाहते थे, है ना। तो उन्हें सुख को छोड़ना नहीं चाहते थे और सुख के साथ लाइक अगर मेरे को ये लिबर्टी मिल रही है तो मैं इस लिबर्टी को धीरे धीरे और बढ़ाना चाहूंगा। तो ये होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी वहां पर, अगर आप इसे देख पा रहे होंगे। और जिसके कारण लोग क्या करते थे, अक्सर अपनी असहमति को चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। मतलब आप सीधा बोलेंगे तो आपको हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है सजा दी जाए। तो इसलिए आपको चुटकुले बनाने पड़ते थे चीजों के लिए। और सोवियत संघ की संस्थाएं सारी की सारी लगभग खराब हो चुकी थी, अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी यहाँ पे। और सोवियत संघ पे क्या था कि एक ही पार्टी का शासन शासन था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना। तो समाजवाद की जो पार्टी रही है वो कम्युनिस्ट पार्टी रही है। तो सोवियत संघ की संस्था पे इसी पार्टी का शासन है। और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश है, यानी कि ये जो दल है ये अपने हिसाब से सारी संस्थाओं को मैनेज कर रहा है। और ये दल जो है ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब ये कि एक राजा है, वो किसी की बात नहीं मानता, उसको जो ठीक लगता है वो करता है और वो अपनी सारी की सारी संस्थाओं को अपने हिसाब से मैनेज करता है। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा कि उसको जनता के सुख दुख से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होगा। और वो तो एक विशिष्ट भोगी है एक तरीके से, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें उसे मिल रही है ना, उससे सारी सारी सुविधाएं हासिल है। उसे क्यों ही पता लगेगा कि लाइक जनता क्या है। और इसी कारण इस पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया, है ना। अब सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो। और लेकिन हर मामले में चल किसकी रही है, रूस की रही है। हर मामले के अंदर रूस की चल रही है, जिसके कारण बाकी जो और लोग हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसे देखें, इस पर ये पैरा हमें ये कहता है कि सोवियत संघ हथियारों में तो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को टक्कर दी, लेकिन उसकी भारी कीमत कहाँ चुकानी पड़ी, नॉर्मल सुविधाओं में। अब जो सुविधाएं हम देख पा रहे थे कि लाइक उसके पास परिवहन अच्छा है, उसके पास लाइक घरेलू सामान अच्छा है, उसके पास ट्रांसपोर्ट अच्छा है, धीरे धीरे करके ये सारी चीजें पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे छूट गई, काफी पीछे रह गई। और सोवियत संघ अपने ही नागरिकों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सका। राजनीतिक इन द सेंस ये कि वहां पे जो चाह रहा है वो सत्ता में नहीं आ पा रहा है ना। हर कोई चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, हर कोई अपनी बात भी ठीक से नहीं कह पा रहा है, इस डर से कि कहीं उसे सरकार आगे लाइक जेल में ना डाल दे, सजा ना दे दे। और इस तरीके से क्या हुआ कि सोवियत की संघ की व्यवस्था जो है धीरे धीरे लगातार कमजोर होती चली गई। पारिश्रमिक जो है वो लगातार बढ़ा और उत्पादकता के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में सोवियत संघ पीछे छूट गया। और इस तरीके से खाद्यान्न का आयात बढ़ता गया। आप दूसरे देश से खाद्यान्न खरीदेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसके बदले चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा, पैसा, डॉलर, सोना में भी कुछ भी डिपेंड करता है। तो साल दर साल ये बढ़ता चला गया और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था जो है वो ठहर गई। अगर आप इसे देख पा रहे हैं, ठहर गई 1970 के आसपास में, है ना। अब इसके बाद अगर हम इसे देखें यहाँ पे तो गोरबाचेव आ गए। गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस लाइन को ठीक से पढ़ें तो मिखाइल गोरबाचेव नाम के एक राष्ट्रपति हुए सोवियत संघ के, जैसे आज पुतिन है। और उन्होंने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, है ना। तो वो 1980 के दशक के मध्य में आए थे और मध्य में वो सोवियत संघ के पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोरबाचेव ने पश्चिम के देशों से संबंध सामान्य बनाने की कोशिश की। तो अभी तक तो कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन 1985 के आसपास गोरबाचेव ने कहा कि यार संबंध सामान्य बना लो, क्यों लड़ाई झगड़ा में क्या रखा हुआ है। सो हम भी मिसाइल पे कम खर्चा करेंगे और इस तरीके से हमारे पास अच्छी पूंजी होगी और सुविधाएं देने के लिए। सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया, वहां सुधार का फैसला लिया।
लेकिन फैसले की परिणति कुछ ऐसी रही जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। मतलब हम सुधार करना चाह रहे हैं पर हुआ बहुत उल्टा। अब उल्टा कैसे हुआ हम ये देखेंगे। सो बेसिकली इसमें यही होता है कि अगर कोई सुधार करना चाहता है तो यू डोंट नो कि लाइक क्या होने वाला है, क्या सुधार हो भी पाएगा। तो सोवियत संघ के जैसे अब इसमें क्या होता है कि देशों सोवियत की जो सरकार है उसका नियंत्रण का विरोध उनके लोग ही करने लग गए। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार अब तो गोरबाचेव आ गए हैं, अब तो सुधार कर रहे हैं, तो लाइक क्यों ऐसा नहीं हो रहा, लाइक क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके पूर्वी यूरोप में सरकार लाइक साम्यवादी सरकारें गिरती गई क्योंकि लोग विरोध करने लगे, और सोवियत संघ से बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ, मतलब सोवियत संघ के बाहर तो ये हो ही रहा है, साथ साथ अंदर भी संकट गहराता गया। अब अंदर का संकट क्या था कि गोरबाचेव ने देश के अंदर आर्थिक सुधारों का की और लोकतांत्रिक करण की नीति चलाई। ठीक है, गोरबाचेव कह रहे हैं कि हम सुधार कर देंगे, लोकतंत्र बनाएंगे, सब वोट देंगे, ये करेंगे इस तरीके से। और इन सुधारों का विरोध किसने किया, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ही करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब गोरबाचेव उसके महासचिव हैं, वो सुधार करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मोदी जी सुधार करना चाहते हैं और सारे के सारे मंत्री विरोध में आ जाएं, तो क्या मोदी जी सुधार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही हुआ। और 1991 में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक तख्ता पलट भी हुआ। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया, और तब तक क्या हुआ कि जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल गया। तो अब गोरबाचेव स्वतंत्रता देना चाह रहे थे, वो थोड़ा बहुत स्वतंत्रता दिया उसने, जनता ने स्वतंत्रता को चखा। चखा इन द सेंस थोड़ा सा उनको लगा कि हाँ हम ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे भी चीजें मैनेज करी जा सकती है। और तब उन गोरबाचेव को हटा दिया गया। तो जैसे ही उनको हटाया गया जनता ने इसके अंदर बगावत कर दी, और फिर क्या हुआ कि सत्ता जो है वो मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। मतलब अलग अलग जो वहां के क्षेत्र थे, अलग अलग जो 15, हमने देखा था कि 15 देश थे उसके अंदर, सोवियत संघ के अंदर। तो हर एक देश अपनी अपनी आजादी की मांग करने लग गया। और ये उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे, यानी यूरोप के देश थे। क्यों, क्योंकि वो विकसित थे, है ना, वो अपने आप को संप्रभु मानते थे। और मध्य एशियाई गणराज्य जो थे वो अभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। इसका आश्चर्य कुछ भी नहीं है दोस्तों। आश्चर्य जो है यहाँ पे इसे मैं काट देता हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो जो देश थे वो गरीब थे, है ना। तो आप अगर गरीब हैं और आप अगर साम्यवादी शासन को रखना चाहते हैं तो आप एट अ मोमेंट अमेरिका के साथ नहीं जा सकते, है ना। और आप अपने पैर पे भी खड़े नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी न किसी एक शक्ति का पिछलग्गू बनना पड़ेगा, है ना। और इसीलिए उन्होंने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर 1991 के अंदर जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, और सोवियत संघ अल्टीमेटली खत्म हो गया। तो अब दो ध्रुव थे बेसिकली, अगर हम बात करें, है ना, दो ध्रुव थे। एक ये हो गया ध्रुव आपका, एक ये हो गया। नाम आप जानते ही हैं, अमेरिका है, ये हमारा सोवियत संघ है। एक खत्म हो जाता है, और एक के खत्म होने के बाद जो है दूसरा एक ही ध्रुव बचता है, जो कि है अमेरिका। और इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन आखिर हुआ क्यों, है ना। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, अगर मैंने इसको थोड़ा सा आपको बताया भी था कि एक तो लोग जो है वो स्वतंत्रता का स्वाद चख चुके थे, है ना। तो दोबारा अगर व्यवस्था टाइट होने लग गई तो उन्हें लगा कि लेकिन नहीं, हम वैसे ही ठीक है, हम नहीं जाना चाहते उस अवस्था में वापस जहाँ पे हमें आजादी नहीं है, हमें फ्रीडम नहीं है। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। इन द सेंस ये कि लोग चाहते हैं अमीर हो जाएं, है ना। बट उसकी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि आप कितनी मेहनत कर लोगे, वो करोगे समाज के लिए। अब मान लो 10 आदमी है समाज में, जरूरी नहीं है कि हर कोई मेहनत कर रहा होगा। वहां पे 2 4 लोग 5 लोग ऐसे भी होंगे जो मुफ्तखोर होंगे, है ना। वो चाहते होंगे कि आप कमा के लाएं और उनको दें, क्योंकि भूखे तो कोई रहेंगे ही नहीं। तो ये जो व्यवस्था होती है ये टिकती नहीं है ना। तो यही कारण था कि सोवियत संघ का धीरे धीरे पतन हुआ। और सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण थे उस टाइम पे। एक तो हमें ये बताया कि अंदरूनी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, ठीक है। दूसरा, सोवियत संघ के ने अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों पे लगाया। तो अब लोगों को भी लग रहा था यार हम हथियार कितना ही खरीदेंगे, लाइक कितनी ही लड़ाई करेंगे हम, है ना। तो हमें भी चाहिए कि यार थोड़ा सा हमारी डेवलपमेंट पे हो, हमारे पास कार आए, हमारे पास गाड़ी आए। आज के टाइम में अगर हम माने कि सिर्फ पाकिस्तान की अगर आप बात करें और हम हथियार खरीदने पे लग जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डेट इज नॉट अ करेक्ट थिंग, है ना। तो और उसके अलावा एक और पॉइंट था कि यार सोवियत संघ के पिछलग्गू देश कौन से थे, वो सारे के सारे गरीब थे और एशियाई देश थे जो उसके साथ बने रहना चाहते थे। तो सोवियत संघ का प्रभाव उनके ऊपर इसलिए है कि सोवियत संघ खर्चा कर रहा है ना। अगर मैं आपको आपके ऊपर खर्चा नहीं करूंगा तो आप मेरे साथ क्यों ही दोगे, आप क्यों ही मेरे साथ रहोगे।
तो इससे क्या होता है कि जब मैं आपके ऊपर खर्चा करूंगा तो मेरा पैसा खर्च होगा, और पैसा तो लाइक मेरे ही जनता का खर्च हो रहा है। तो अल्टीमेटली सोवियत संघ की जो विकसित यानी रूस की जनता थी या यूरोप के देशों की जनता थी, उनको लगता था कि यार इस व्यवस्था में बने रहने का नुकसान ये है कि आप हमारे संसाधन जो है उन गरीब दोस्तों पे, देशों पे जाके लुटा रहे हो। आपको याद होगा कि मोदी जी का भी काफी विरोध हुआ था इसके ऊपर, कि जब उन्होंने कुछ वैक्सीन जो है दूसरे देशों को दे दिया था, तो ये माना गया था कि यार हमारे ही देश में वैक्सीन पूरी नहीं है, आप दूसरों को क्यों दे रहे हो। यही यहाँ पे भी चल रहा है दोस्तों, कि सोवियत संघ दूसरे देशों पर तो खर्चा कर रहा है, बट उसके पास खुद के लोगों के लिए संसाधन नहीं है। तो भलाई अच्छी लगती है, बट आप किसी को दान तब करोगे जब आपका जेब भरा हुआ है। जब आपके ही जेब में पैसा ना हो तो आप क्यों ही किसी को दोगे, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट है। और फिर सोवियत संघ का प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका है, यानी कि अब उसका प्रशासन तो मिखाइल गोर्बाचेव ठीक करना चाहते तो ठीक नहीं हो पाया, और लोग वहां पे शिकंजा लगाने की कोशिश करते रह गए। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया, लेकिन वो धीरे धीरे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई, है ना। उसे लगने लग गया कि नहीं यार, हम ही सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। और उसके अंदर जो भी लोग थे वो अपने ऊपर अपनी विशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करते थे। गतिरोध प्रशासन, भारी भरकम भ्रष्टाचार बहुत था वहां पे, और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमतापन, है ना। शासन में ज्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा, और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकरण होना। अब इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकरण कैसे है। तो बेसिकली देश बहुत बड़ा है, रूस बहुत बड़ा है, और रूस के अंदर 15 अलग अलग देश हैं, लेकिन चल किसी रही है यहाँ पे मॉस्को की, है ना, रूस की राजधानी। तो बेसिकली मॉस्को जो है उन 15 अलग अलग देशों के साथ साथ पूरे रूस को कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण वो हर किसी को नहीं समझा पा रहा कि लाइक किस तरीके से चीजें करनी होगी, है ना। और इन सारी बातों के कारण जो आम जनता है उसकी वो अलग थलग पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये लगता है कि यार दूसरों को क्यों विशेष अधिकार मिले हैं। अगर आपने इंडिया में देखा हो, तो जब नेता एक अच्छी गाड़ी से जा रहे होते हैं और उनके लिए ट्रैफिक साफ कराया जाता है, और जब हम लोग लाइन में लगे हुए होते हैं तो हमें बुरा लगता है कि यार मतलब क्यों ही, आप तो समान थे ना, आपने तो जनता की सेवा का वादा किया था, तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो विशेषाधिकार थे, ये मिले हुए थे वहां के नेताओं को, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को, और ये गलत था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि लोग अपने आप को अलग देखने लगे कि नहीं यार, हम तो, हमारी तो चलती नहीं है, और हम ना उस पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं उस वे में, मतलब वहां तक जा सकते हैं, और ना हमें वो मिलेगा, लाइक वो सुविधाएं मिलेगी। तो इस तरीके से सरकार का जो जनाधार है वो खिसकता चला गया। दूसरा, मिसाइल गोर्बाचेव ने क्या किया कि समस्याओं के समाधान का वायदा किया, है ना। लेकिन क्या हुआ कि, और उन्होंने ये भी किया कि हम पश्चिम की बराबरी पर ला देंगे, नहीं अमेरिका की बराबरी कर लेंगे, सब कुछ देंगे आपको, लाइक हम रोड देंगे, बढ़िया ट्रांसपोर्ट देंगे, ये चीजें देंगे, खाना, मतलब पूंजीपति बनोगे, सब कुछ। बट, और वो ठीक भी कर रहे थे, लाइक वो इंजेक्शन दे रहे थे। बट अब मान लीजिए आपको 105 डिग्री बुखार है, और मैं आपको हेमोपैथिक की दवाई दे दूं, है ना, दवाई बुखार की दूं, बट हेमोपैथिक की दूं, तो क्या आप सेटिस्फाई होगे? नहीं, आप जाओगे इंग्लिश डॉक्टर के पास। तो यही यहाँ पे चल रहा था कि गोरबाचेव निदान ठीक ठीक कर रहे थे, लेकिन उस वो जो निदान था वो स्लो लगा लोगों को लगा यार नहीं, मतलब इतना 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 कितना ज्यादा स्लो कैसे होगा काम, है ना। तो जब गोरबाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, अगर मैं देख पा रहे हो, तो लोगों की आकांक्षाओं का ज्वार उमड़ा, है ना। ज्वार मतलब लोगों की आकांक्षा इतनी बढ़ गई कि इस पे काबू पाना असंभव हो गया। मतलब लोग लाइक आजादी से बढ़ के, मतलब जितनी आजादी हो सारी की सारी एक साथ मांगने लग गए, और ये चीजें गोरबाचेव के लिए एट अ मोमेंट पॉसिबल नहीं था कि वो कर दें। ठीक है। तो सोवियत संघ में यही, ये अगर यहाँ पे देखें तो सोवियत संघ के तबके की सोच यह थी कि गोरबाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए, और ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे थे, है ना। मतलब इनका धीरज खो गया कि नहीं यार, मतलब ये तो बहुत टाइम लगा देंगे ऐसे करने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुधार हो, जल्दी जल्दी हम पश्चिम की बराबरी करें। इन सारी बातों के बावजूद, अब इतनी सारी बातें हमने बता दी कि एक एक करके थोड़ा सा काउंट पहले आपको रिवाइज करा देता हूँ। सो सोवियत संघ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पहले सब कुछ ठीक था। सरकार से लोगों का भरोसा खो गया, सरकार के लोग जो है अच्छी सुविधाओं का उपयोग करने लगे, विशेषाधिकार ले लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ बाकी चीजों में पश्चिम से पिछड़ता चला गया, हथियारों के अलावा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं रही, ठीक है, चीजों पे लोगों का कुछ खास लोगों का कंट्रोल होता चला गया, और धीरे धीरे करके सारी चीजें खराब होती चली गई, है ना। तो जिससे लोग जो है बहुत ज्यादा सरकार से कटे हुए महसूस करने लगे, और अलग अलग देशों ने अपने अपने को जो है आजाद कराने की कोशिश शुरू कर दी। अब इतनी सारी और उसके बाद फिर गोरबाचेव आए, उनकी व्यवस्था वो सुधार रहे थे, लेकिन बहुत स्लो सुधार रहे थे, लोगों को उनके ऊपर बिलीव नहीं था। और इसके बाद भी विघटन नहीं होता, अगर अगर
राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार नहीं होता। तो रूस के जो अलग अलग देश थे उन्हें लगा कि नहीं यार, हम अलग क्यों नहीं है, मतलब हम अपनी बातों को क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं। और यही कारण था कि बाल्टिक गणराज्य जैसे एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जैसे, यूक्रेन जैसे देश ने अपनी अपनी आजादी की मांग शुरू कर दी। अब सारे के सारे अगर 15 देशों का एक समूह है सोवियत संघ, और सबके सब आजाद होंगे, तो एक बड़े देश का, एक बड़ी शक्ति का विघटन तो होगा ही होगा, है ना। कुछ अन्य लोग ये सोचते हैं कि गोरबाचेव ने सुधारों में राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, तो अब राष्ट्रवादी लोग जो है उनका उनको असंतोष था, और गोरबाचेव ने जो सुधार करने का ट्राई किया तो वो भड़कते रहे धीरे धीरे करके, है ना, और फिर उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। दूसरा ये हुआ कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। अब इसका अगेन मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया है कि सबसे विकसित देश क्यों विरोध करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया तुम हमारे संसाधन को जो है गरीब देशों पे लुटा रहे हो, जस्ट बिकॉज की वो लोग गरीब हैं, लाइक हम कमा रहे हैं और वो लोग बैठ के खा रहे हैं, मतलब इस तरीके से कुछ। तो यहाँ के आम लोग को, लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। मध्य एशिया वाले गरीब थे और यूरोप के लोग अमीर थे, तो भाई अलग थलग महसूस तो करेंगे। इनका आपस में अलगाव भी था। और इन गणराज्य के लोगों को यह घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल करने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई जो लोग गरीब हैं, अब मान लीजिए भारत अगर गरीब राज्यों को शामिल कर ले तो उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो विकसित क्षेत्र हैं उनको दिक्कत होगी। यही कारण है, अगर इंडिया की बात करें तो गुजरात जैसे देश दुखी हैं इस बात से, क्योंकि उत्पादन वो कर रहे हैं और जीएसटी किसी और राज्य में जा रहा है। हम इस पर भी एक सेशन लेंगे बाद में, बट ये चीजें हैं। तो अब ये मान लीजिए कि आप 50,000 रुपए कमाते हैं, और मैं जो हूँ 10,000 रुपए कमाता हूँ, और हम दोनों एक समाजवादी व्यवस्था के अंदर आ गए। अब आपको कहा गया कि आप एक ब्रांड के हकदार हैं और मैं भी एक ब्रांड का हकदार हूँ, तो आपको तो बुरा लगेगा। तो यही हो रहा था सोवियत संघ के साथ, क्योंकि उसके साथ सारे के सारे गरीब देश आते चले गए। और वो गरीब देश जो थे वो उनकी 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 खाने की चीजों का कीमत, उनकी हर चीजों का कीमत सोवियत संघ को चुकाना पड़ रहा था, अल्टीमेटली उसके विकसित देशों को चुकाना पड़ रहा था। दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के संघर्ष की समाप्ति हुई। मतलब अब सोवियत संघ जैसे ही खत्म हुआ 1991 में, तो शीत युद्ध खत्म हो गया। और इस बात का भी लाइक फैसला हो गया कि समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी कि नहीं पछाड़ पाएगी, नहीं पछाड़ पाएगी, है ना, समाजवादी, क्योंकि उसका तो खात्मा हो गया, है ना। तो ये विचारात्मक विवाद का मुद्दा कोई रहा नहीं, है ना। और शीत युद्ध के बाद इन दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की होर चल गई थी इन दोनों के बीच में, और परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था। तो इसीलिए विश्व जो है सैन्य के गुटों में बटा था। तो अब ये चीजें हट गई, अब लोग अपना अपना विकास कर सकते थे, क्योंकि एक शक्ति खत्म हो चुके हैं। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, और इनका जो प्रभाव था वो संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। हर संस्था के प्रभाव में बदलाव आता है। अब शीत युद्ध के समय केवल दो ही संभावनाएं बची, कि या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा, या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश मिलके या देशों के अलग अलग समूह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। ठीक है। अब मोहरे कौन हो सकते हैं? निरपेक्ष देश हो सकते हैं, या नए विकासशील देश हो सकते हैं, इस तरीके से, मतलब अलग अलग चीजें, है ना। गुट तो वैसे खत्म ही हो चुका है। दूसरा, सोवियत संघ के खात्मे के बाद ये होता है कि नए देशों का उदय होगा, है ना। मतलब सोवियत संघ का जब अंत होगा तो नए देश उसमें से छूटेंगे, उनका उदय होगा, वो अपनी अपनी पहचान बनाएंगे। इन सभी देशों को स्वतंत्र पहचान पसंद है, तो अपनी अपनी पहचान बनाएंगे। और वो सारे के सारे इस तरीके के देश होंगे, इनको अपनी स्थिति का भी लाइक भौगोलिक फायदा मिलेगा, है ना। दूसरा, कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्तों को जारी रखा, जो कि इंडिया उसका उदाहरण है। और पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका तथा चीन के साथ भी संबंध बनाए। तो पहले क्या था कि सोवियत संघ है तो भैया आप रूस के साथ हो तो आप अमेरिका के साथ नहीं जा सकते, लेकिन इससे फायदा ये हुआ अब कि जो देश रूस के साथ अच्छे संबंध है वो भी अमेरिका के साथ अपने अच्छे संबंध बना पा रहा है ना। तो ये रहेगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, और ये बहुत सारे देश इसमें कष्टप्रद संक्रमण से गुजरे। इसका मतलब अगर आप यहाँ यहाँ ये देखें ये वाली लाइन, इसका सीधा सा मतलब ये है कि रूस और मध्य एशिया के जो गणराज्य थे पूर्वी देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया उन्होंने, है ना।
खास मॉडल क्या अपनाया कि अमेरिका, अब वो सीधा अमेरिका के कंट्रोल में आ गया, सीधी बात समझिए। तो अमेरिका ने कहा कि एक काम करो, तुम तो बड़े बेवकूफ लोग हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अपनी व्यवस्था को खत्म कर दो और जैसा हम करते हैं वो करो। इसे कहा गया शॉक थेरेपी, है ना। तो एक ही पल में ट्राई किया गया कि हम समाजवादी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और पूंजीवादी व्यवस्था अपना लें। तो हर देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ और पूरी तरह मुड़ना चाहता था। और इसका मतलब ये था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना, है ना। इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे में को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। अब एक मत मानिए कि जो देश 100 साल से समाजवादी व्यवस्था में है, अब वो सीधा ही पूंजीवादी में आ जाएगा तो उसकी दिक्कतें तो होगी। तो वही दिक्कतें यहाँ शुरू हुई, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। यही चीज नहीं हुआ, मतलब बहुत ही सब कुछ हुआ इस तरीके से। एक राज्य के नियंत्रित समाजवाद पूंजीवाद के किसी वैकल्पिक व्यवस्था के तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया। मतलब हम बीच में नहीं रहेंगे, या तो हम पूंजीवादी को अपनाएंगे या तो हम समाजवादी को अपनाएंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये किया गया। और शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी अवस्थाओं के प्रति रुझान भी बुनियादी तौर पे बदल गए, है ना। तो अब जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सकता। तो पहले ये माना जाता था कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब इसके परिणाम भी आए भैया। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी के परिणाम ये थे कि जनता वहां तक नहीं जा पाई जहां तक उसे वादा किया गया था। तो कहा गया था कि तुम सीधा अमेरिका बन जाओगे, बस ये चीजें अपना लो, है ना। तो उन्होंने अपना तो लिया, बट क्या हुआ कि पिछली व्यवस्था जो है वो तहस नहस हो गई और नई व्यवस्था ठीक से खड़ी नहीं हो पाई। तो उससे रूस की और बाकी देशों की की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। दूसरा, राज्य का पूरा औद्योगिक ढांचा जो है वो चरमरा गया और लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया, वो भी कौड़ियों के भाव। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि रूस की मुद्रा जो रूबल है वो लगातार गिरती रही। मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की सारी जमापूंजी चली गई। अब मान लीजिए मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब ये होता है कि मुद्रा की कीमत ना रह जाना। अब आपने मान लीजिए आज 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपको पता है कि 10 लाख रुपए में मैं 100 गज जमीन ले लूंगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और कल को पता लगे कि मुद्रा की वैल्यू इतनी गिरती जाए कि आप 10 गज भी जमीन ना ले पाए। इसे कहते हैं मुद्रास्फीति का गिरना, यानी कि रुपए की या रूबल जो कि वहां की मुद्रा थी उसकी वैल्यू में कमी आना। सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों का खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं थी। मतलब सब पहले सब मिलके उगता, सब मिलके खाते थे। अब क्या हुआ कि सामूहिक प्रणाली खत्म हो गई तो लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा भी नहीं रही, है ना। और इससे क्या हुआ कि रूस को खाद्यान्न आयात करना पड़ा। और सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। मतलब ये कि वही जो मैं आपको बता रहा था कि पुरानी व्यवस्था टूट गई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो तब तक नहीं हो पाई। और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया, सबको खत्म कर दिया गया। सरकारी रियायतों के खाते में हो गए। ज्यादातर गरीब लोग जो हैं वो और ज्यादा गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। अब ये परिणाम हो रहे हैं अचानक से पूंजीवादी की तरफ शिफ्ट होने के। ठीक है, कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा, उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधि को अपने नियंत्रण में ले लिया। लोगों ने कौर के भाव खरीद लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया और पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों, खासतौर पर रूस, अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया। अब वहां पे अमीर अमीर हो गया और गरीब गरीब हो गया। अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी, है ना। आर्थिक बदलाव को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर भी ध्यान दिया गया। तो ये चीजें चल रही है। मतलब बहुत बुरा हुआ रूस के साथ कि एक व्यवस्था टूट गई और दूसरी व्यवस्था का जो है उस टाइम तक वो अस्तित्व में आ नहीं पाई। फलस्वरूप संसद कमजोर हो गया क्योंकि सारी चीजें तो अब वो निजी हाथों में दी जा चुकी है। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी, जो कि आप जानते हैं। और यही हुआ कि जब संसद कमजोर हुई तो राष्ट्रपतियों ने क्या किया कि पहले अपने आप के मतलब अपने टर्म बढ़ाने शुरू कर दिए। मतलब पुतिन जैसे करते आ रहे हैं कि लाइक मैं 10 साल के राष्ट्रपति हूँ, फिर 10 साल पूरे हो गए तो कहते हैं नहीं मैं अगले 10 साल और के लिए राष्ट्रपति हूँ। तो उन्होंने खुद को ही इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को 10-10 साल तक बढ़ाते चले गए और इस तरीके से वो तानाशाह हो गए वहां के। ये भी है।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 के बाद अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। 2000 के बाद शुरू हो गया। इन देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण रही कुछ, और वो था क्या? तेल, प्राकृतिक गैस, धातु, और इन सब का निर्यात किया उन्होंने, तो उनको मिले बदले में पैसे, है ना। ये देखते हैं हम, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान जैसे तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। तो इन सब के पास तेल और गैस है, तो भैया कुछ नहीं भी है तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ बेच के हम लोग खा लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि फिर जैसे अलग अलग देश एक साथ अलग होते हैं तो वहाँ पे तनाव होता है, वहाँ पे संघर्ष भी होता है, बाहरी ताकतों की दखल बढ़ती है, और यही कारण है कि रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को ने हालांकि चेचन विरोध से निपटने के जो तरीके अपनाए उसमें उन्होंने बम वगैरह फोड़ दिए, ठीक है, और जैसे गैर जिम्मेदार तरीका माना गया, मानव मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ और चीजें हुई। लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर बम गिराए जाए तो जरूरी नहीं है कि आपकी आवाज दब जाएगी, क्योंकि इस टाइम तक इंटरनेट का उदय हो चुका है, तो आपकी आवाज नहीं दबाई जा सकेगी। बट अल्टीमेटली बहुत बुरा किया गया यहाँ के देशों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ। और मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। फिर अलग अलग देश अब गृह युद्ध के अंदर भी आने लग गए। इसके साथ ही अलग अलग देशों में मौजूदा शासन को उखाड़ने के लिए भी लाइक आंदोलन चलने लग गए। कुछ देश नदी जल के विवाद के ऊपर फिर गए। मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके घर, जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एक फैमिली का उदाहरण दूं, है ना, तो जब तक पिताजी जिंदा रहते हैं तब तक घर में बाकी चीजों पर लड़ाई नहीं होती। जैसे ही पिताजी कहीं चले जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है बाय एनी चांस, तो जो भाई होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं जमीन के लिए, चीजों के लिए, है ना। तो वो यहीं पे यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जब तक एक शासक जिंदा है, एक एक ऐसा आदमी जिंदा है जिसकी बात सबको हर कोई मान रहा है, वो है सोवियत संघ, तब तक ये नहीं लड़ रहे हैं। और जैसे ही उसका खात्मा हो गया है, ये सब के सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। कहीं गृह युद्ध होने लगता है, कहीं चीजें होने लगती हैं, और इस तरीके से अ, और फिर दूसरे भी हमला करने लगते हैं। तो यही भी है कि लाइक कई जगह ठिकाने हासिल करने के लिए लाइक अमेरिकियों ने बहुत दिक्कत करी, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया, हमला किया। और रूस जो है क्या, अपने आसपास के क्षेत्रों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है, ठीक है। उसका मानना है कि राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए, मतलब मेरे आसपास जो भी देश है मेरे प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण ही होता है ऐसा बेसिकली। अगर आप गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं, तो मैं क्यों ही रखूंगा आपको अपने साथ। लेकिन आपके पास अगर सब कुछ है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे प्रभाव में रहो, ताकि एटलीस्ट मुझे तो सस्ता तेल बेचो, है ना। तो ये है। वहीं कुछ ऐसे भी देश थे जो शांति से भी बट गए। तो उस चेकोस्लोवाकिया उसका एक उदाहरण है। यहाँ पे ये शांति से बट गया था, यहाँ पे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं हुई। चेक और स्लोवाकिया नाम के दो देश बन गए। सबसे गहन संघर्ष जो है बताया गया है वो बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ, और उसके बाद यूगोस्लाविया जो है कई हिस्सों में टूट गया। अब इसमें बन गए लाइक बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया तथा क्रोएशिया, सबके सब स्वतंत्र हो गए। सो बेसिकली एक छोटे से राज्य में हर हर हिस्से में बगावत हो गई, और सबने अपने अपने को अपने अपने वहां का शासन घोषित कर दिया, और वो वहां के बनते चले गए। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा, यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई, और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो अब सब आपस में ही लड़ रहे हैं बेसिकली। हाँ, थोड़ा सा हम और बात करेंगे इसके ऊपर कि पूर्व साम्यवादी देश के साथ भारत का क्या सीन है। सो भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन रूस और भारत के संबंध सबसे ज्यादा गहरे हैं, ये वाला पॉइंट, है ना। अब माफी चाहता हूँ, आज वो पेन बहुत सही से नहीं चल रहा, माउस नहीं है मेरे पास, बट विल ट्राई कि इससे हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे अपने आगे वाले वीडियोस में। और भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रूस के साथ संबंध है। तो अगर आप जानते हैं तो लाइक रूस ने कई बार भारत का समर्थन किया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो करके। और भारत और रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल भी खाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि रूस में आप हिंदी गाने बजते हुए सुन लेंगे, ये चीजें चलती हैं। तो इस तरीके से चीजें चल रही है। रूस और भारत दोनों का सपना ध्रुवीय विश्व का है। देखिए, इस पॉइंट में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। जस्ट डाउट ये है कि रूस भी अपने आप को एक ध्रुव बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि कोई और ध्रुव रहे आज के टाइम की, अगर हम आज की बात करें तो। बट अगेन ठीक है, आप किताब के हिसाब से जाएंगे तो रूस और भारत दोनों का सपना ध्रुवीय विश्व का है, मतलब विश्व में बहुत सारी शक्तियां होनी चाहिए।
मतलब अंतर्राष्ट्रीय फलक पे कई शक्तियां मौजूद हो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो। और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, मतलब किसी एक देश पे जब हमला हो जाए तो उसको सब देश अपने ऊपर हमला माने और सब मिलके उसके साथ सामने आए। अब तो खैर रूस ही दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है तो उसमें हम क्या ही कह सकते हैं, बट चीजें हैं। और फैक्ट हमारा यही कहता है कि हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से फैसले लिए जाएं। अब संयुक्त राष्ट्र क्या है, ये हम बेसिकली अगले चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि क्या भला है आखिर संयुक्त राष्ट्र। और इन संस्थाओं को और मजबूत बनाया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए और शक्ति संपन्न बनाया जाए, है ना। तो लोकतांत्रिक बनाया जाए, इस पॉइंट पे भी हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि अभी संयुक्त राष्ट्र क्यों लोकतांत्रिक नहीं है, आ, हम कह सकते हैं। और भारत और रूस को अपने संबंधों के कारण कश्मीरी ऊर्जा आपूर्ति, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के प्रभाव से मुक्ति पाने में भी अ, फायदे हुए हैं। ठीक है, मतलब चीन ने जब जब भारत को धमकाया तो रूस ने कई बार भारत की मदद की के लिए इस तरीके से शक्ति संतुलन कायम किया जा सकता है। दूसरा, भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हथियार हम वहां से खरीदते ही हैं। एक ऐसी ऐसी ही कोशिश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। और इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश शामिल है। तो भारत निवेश कर रहा है ताकि उनको फिर साझेदारी हो और तेल वगैरह थोड़ा सस्ते कीमत में वहां से उसे मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। विल मेक श्योर कि हम ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे 12वीं की एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्लियर करने में। इफ इनकेस कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी लाइक वो बना रहे, हौसला बना रहे। दो व्यूज मैंने देखे थे लास्ट की वीडियो, मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है यार, 2 व्यूज तो आए एटलीस्ट। मैंने किसी को शेयर नहीं किया वीडियो। आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी दिस। ठीक है, एंड विल मीट अगेन सून। गुड बाय, बाय बाय।